हम लोग बात करने वाले हैं आपराधिक अभित्रास। कहता जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि इस ऑफेंस का जो इसेंस है वो धमकी देना है, या तो स्वयं उस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है जिसे संत्रास कारित करना आशयित है, या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे धमकी दी जा रही है। और धमकी किस बाबत है? शरीर, संपत्ति या ख्याति, इसे कोई अपहानि कारित करना, इस बाबत धमकी है। तो इससे अगर देखें तो जो उद्दापन का अपराध था उससे इस अपराध का कुछ सादृश्य ये दिखाई देता है। यह अपराध कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा उद्दापन का अपराध था। उद्दापन में बस संपत्ति का परिधान ये हो रहा था, इसलिए वहां थोड़ा ऑफेंस अलग हो गया था। अर्थात वहां संपत्ति प्राप्त करना यह उद्देश्य था। क्षति की धमकी दी जा रही थी उस व्यक्ति को जिससे संपत्ति उद्दापित हो रही थी, या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध था उसे धमकी दी जा रही थी संपत्ति को उद्दापित करने के अर्थात प्राप्त कर लेने के प्रयोजन से। और आपको बताया गया था कि उद्दापन के अपराध में संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल इसके बीच कोई फर्क ये नहीं किया गया है। वहां संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, उससे पहले चोरी में जंगम संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ था, तो ये फर्क भी था। यहां आशय बदल गया है। यहां संपत्ति प्राप्त करना यह आशयित नहीं है, संत्रास कारित किया जाए, ठीक है, यह आशयित है। और हमने आपसे पहले भी कहा कि शब्द के अर्थ इसे निकालने के दो तरीके, उन तरीकों को हमेशा के लिए सीख लेना चाहिए। कभी कभी आपके सामने ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब आपको शब्द का अर्थ अकस्मात बताना पड़ता है और कोई शब्दकोश ये आपके पास नहीं होता, या कोई शब्दकोश देख पाने की जो सुविधा है वो आपको उपलब्ध नहीं होती, और फिर भी आपको शब्द का अर्थ बताना है। तो ऐसी दशाओं में शब्द का अर्थ निकालने की जो तरकीब है वो तरकीब ही है कि शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक स्वयं शब्द को एनालाइज करिए, और शब्द को एनालाइज करने से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ शब्द को दिया जाएगा। और दूसरा, शब्द जिस परिस्थिति में प्रयुक्त हो रहा है, तो शब्द प्रयोग जिस परिस्थिति में हो रहा है उस प्रयोग के आधार पर शब्द का अर्थ यह निकलिए, ठीक है ना। हमने आपको और शब्द का उदाहरण दिया था कि और एंड या और इस शब्द को अगर अर्थान्वयित करें शाब्दिक तौर पर तो यह कंजंक्शन का भाव देता है। दो व्यक्तियों को, दो वस्तुओं को, दो विचारों को परस्पर संबद्ध करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग यह होता आया है। तो सॉरी, शाब्दिक अर्थ में नहीं है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर और का अर्थ निकालते हैं। और प्रयोग के आधार पर इसका जो उपयोग है, जो अर्थ निकालते हैं, वो कंजंक्शन के तौर पर इस तरह से भी निकालते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि जैसे विशेषण के तौर पर कि राम के शील की बात ही और है, तो वहां राम के शील की विशेषता ये बताने लगा और शब्द, तो शब्द का अर्थ निकालने के
दो तरीके, गुरु शब्द है, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर ये भिन्न भिन्न अर्थ देना शुरू कर देता है। तो किसी भी शब्द के अर्थ निकालने के दो ही तरीके हैं, एक तो उसको शाब्दिक तौर पर एनालाइज किया जाए, और दूसरा वो जिस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है तो प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाए। यहां कहता है कि जो कुछ आशयित है धमकी के द्वारा, वो संत्रास कारित करना, ये आशयित है। संपत्ति प्राप्त करना, ये उद्दापन में आशयित था। इसीलिए हमने कहा कि उद्दापन से इस ऑफेंस का सादृश्य है। ये दिखता उद्दापन जैसा है, लेकिन इनफैक्ट उद्दापन नहीं है। महीन फर्क है कानूनों में, और कानून में हमेशा महीन अंतर ही होता है, और यही कारण है कि कानून जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता। ये वो सामान्य बुद्धि से समझ में आने में थोड़ी समस्या रहती है। उद्दापन में भी धमकी है, और धमकाए गए व्यक्ति से उसी से कोई काम कराना है, या वो व्यक्ति जिसे धमकाया जा रहा है वो जिससे हितबद्ध है, ठीक है, सॉरी, वो व्यक्ति जिससे संपत्ति लेनी है उसे हम डायरेक्ट नहीं धमका रहे, बल्कि वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे धमका रहे हैं। लेकिन धमकी का स्पष्ट उद्देश्य क्या है? संपत्ति प्राप्त करना, वेदर दैट इज मूवेबल और इमूवेबल, इसका कोई मतलब नहीं है उद्दापन के ऑफेंस के लिए। यहां सिर्फ धमकी आशयित है संत्रास कारित करने के लिए, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। संत्रास, इसकी अंग्रेजी आप देखेंगे तो अलार्म शब्द का उसने प्रयोग किया, ठीक है। अलार्म यानी आपको एक ऐसी मनोदशा में ले आना जहां डर, भय, क्षोभ, क्रोध, ये सब मिश्रित दशाओं में आपके मन में होता है, ठीक है। कहते सिचुएशन अलार्मिंग है, और जब जिस परिस्थिति को, जिस सिचुएशन को हम अलार्मिंग कहते हैं, वो सिचुएशन ऐसी होती कि उस सिचुएशन हमारे मन में डर, भय, ठीक है। और डर और भय, इसमें भी फर्क होता है। डर इंडिविजुअलिस्टिक है, आप डर सकते हैं उसी परिस्थिति में, ये नहीं डर सकती है। और भय एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें सभी डरेंगे, ठीक है ना। तो डर, भय, क्रोध, चिंता, खींच, ये सब मिलकर जो मन पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसी सिचुएशन को अलार्मिंग कहते हैं। तो धमकी इस आशय से दी जा रही है कि संत्रास कारित किया जाए। किसको धमकी दी जा रही है? या तो सीधे जिसे संत्रास कारित करना आशयित, उसी को दी जा रही है। ये जिसे संत्रास कारित करना आशयित है, उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को दी जा रही है। संपत्ति प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है। तो धमकी के स्तर पर देखें तो उद्दापन और आपराधिक अवित्रास एक जैसे ऑफेंस दिखाई देते हैं, लेकिन उद्देश्य के स्तर पर देखें तो दोनों में फर्क दिखाई देता है। वहां संपत्ति प्राप्त करना यह आशयित है, और यहां संत्रास कारित करना सिर्फ इतना ही आशयित है, इसके अलावा कुछ भी आशयित नहीं है। आप जो कुछ आशय करेंगे, ठीक है ना, वो सब कुछ हो जाएगा, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन अपराध सिर्फ आपकी भूमिका को देखकर या आपकी दोषिता, आपकी कल्पेबिलिटी, ये तो संबंधित कृत्य में आपकी भूमिका, इसके आधार पर निर्धारित होगी। परिणाम क्या हुए इससे कोई मतलब होता नहीं, ठीक है ना। आपके द्वारा आशयित परिणाम उत्पन्न हुआ, ये बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ आपको न्यूनतम तौर पर नैतिक बनाए रखना, यह अपना उद्देश्य और
लक्ष्य मानता है। इसलिए आपने इस आशय से किसी को धमकाया कि उसे संत्रासकारित हो। हालांकि जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना ही कहती है कि आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे इस आशय से धमकी देते हैं कि इस व्यक्ति को संत्रासकारित हो। ठीक है, यहीं पर ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कानून को मानवीय व्यवहार के आलोक में पढ़ना चाहिए। तो आप किसी को धमकाएंगे, संत्रासकारित हो उसे इस स्तर तक धमकाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए भी कोई उद्देश्य, अपने लिए भी कोई चीज ये प्राप्त करना चाहेंगे कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। यूं ही कोई किसी को नहीं धमकाता। तो यद्यपि डेफिनेशन में किसी उद्देश्य की प्राप्ति का जिक्र नहीं है, डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि कोई किसी को इस आशय से धमकाता है या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे इस आशय से धमकाता है कि इस व्यक्ति को संत्रासकारित किया जाए, यहीं पर अपराध पूर्ण हो गया। ठीक है, ये यूं कहें अपराध जिन दो तरीकों से पूर्ण हो सकता है उनमें से एक से पूर्ण हो गया, क्योंकि एक तरीके का वर्णन अभी या शब्द के बाद भी है। ठीक है ना, तो अपराध आपराधिक अभित्रास का जिन दो तरीकों में से एक से पूर्ण हो सकता है वो यहीं पर पूरा हो गया। अपराधी किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था या नहीं प्राप्त करना चाहता था, वो यूं ही धमका रहा था और संबंधित व्यक्ति को संत्रास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके द्वारा संत्रासकारित करना आशय था। अपराध परिभाषा के दृष्टिकोण से यहीं पर पूरा हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक जो पहलू है उसको अगर देखा जाए तो कोई भी किसी को बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस स्तर तक नहीं धमकाता है कि उसे संत्रासकारित हो जाए। इसलिए जो उदाहरण हमारे सामने व्यवहारिक रूप से आते हैं, ये तथ्यों में जब इस परिभाषा को लागू किया जाता है तो अक्सर यह दिखाई देता है कि जो धमकाने वाला है अर्थात जो आरोपित है, जो अपराधी है, ये जो अभियुक्त के तौर पर विचारित है, वो निश्चित रूप से अपने लिए किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है धमकी के माध्यम से। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं वो लाभान्वित होता दिखाई देता है। लाभ किस तरह का उसे हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाभ की अनेकों सूरतें हो सकती। आपको सांपत्तिक लाभ हो सकता है या अन्य प्रकार के मानसिक शांति भी एक प्रकार का लाभ है। मानसिक संतोष भी एक प्रकार का लाभ है। तो लाभ किस तरह से हो रहा है, अभियुक्त लाभान्वित किस प्रकार से हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता, लेकिन वो लाभान्वित होता दिखाई देता है और इस आशय से धमकी देता है कि स्वयं तो लाभान्वित हो और उसे संत्रासकारित हो। दोनों ही बातें ना हो, ना ये लाभान्वित हो और ना उसे संत्रासकारित हो, लेकिन इससे दोषिता घटती नहीं। दंड के प्रश्न पर ये चीजें महत्व की हो सकती है, लेकिन दोषिता के प्रश्न पर ये चीजें महत्व की नहीं हो सकती। व्यक्ति दोषी यही हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ठीक है दोषी हो जाएगा, लेकिन जरूरी यह है कि धमकी दे। धमकी शब्द नहीं है। हमने किसी से धमकाने वाले शब्द बोल दिए। आमतौर पर जो धमकाने वाले शब्द समझे जाते हैं वो यदि किसी से बोल दिए जाएं और उसे धमकी मान लिया जाए, ये नहीं होता। धमकी एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जो व्यक्ति के मस्तिष्क पर पैदा होता है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे
घरों में अक्सर दादी बाबा जो छोटे बच्चे उन्हें धमकाते रहते, अभी तुम्हें मारेंगे, उन पर कोई फर्क ही नहीं, वो और ठीक है। उनके पिताजी माताजी सिर्फ आंख भर देख भी दे तो उन्हें उनके मन पर प्रभाव आता है। और दादी बाबा कुछ भी कहते रहे, डंडा उठाने तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है ना। तो धमकी एक विशेष प्रकार का मानसिक प्रभाव है जो शब्दों के साथ संयुक्त है। शब्द बोले जाएं, वो प्रभाव उत्पन्न न हो तो धमकी नहीं है। शब्द धमकी नहीं है, शब्द प्लस प्रभाव ये धमकी है। तो अगर जो धमकाने वाला है वो जिस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए जिस कार्य को करने की धमकी दे रहा है, ठीक है भाई, जब आप किसी को धमकी देते हो तो कुछ करने की बात ये कहते हो। धमकी कैसे देते हो? आप कुछ करने की बात कहते हो और वो करना यदि हो जाए तो संबंधित व्यक्ति के मन पर, ठीक है, एक ऐसा प्रभाव पैदा करेगा जो उसके लिए अवांछित है, वो नहीं चाहता कि वैसा हो। और आप कोई काम करने की बात कहते हो और उसके मन पर एक डर पैदा करना चाहते हो कि यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया काम नहीं किया तो हम ये करेंगे, और वैसा होने देना वो चाहता नहीं। तो एक अवांछित सा प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पैदा होता है आपके द्वारा संबंधित कार्य किए जाने की बात कहने से। तो ये शब्द प्लस उसके दिमाग का प्रभाव ये मिलकर धमकी बनते हैं। अब आप जो कुछ कह रहे हो उसे करने की सामर्थ्य आप में है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते वो, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने अमुक काम नहीं किया तो तुम परसों मर जाओगे, ठीक है। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के अधीन है। आपसे अक्सर प्री में यही सवाल पूछे जाते हैं कि ईश्वर के नाम पर धमकी दी है, अदालत के नाम पर धमकी दी है, ठीक है, कि तुम्हें सजा करा देंगे हम। क्या यह धमकी अपराधी का मित्र से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदालत से सजा करा देना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। धमकाने वाला है जो कुछ कह रहा है, क्या उसे करने की सामर्थ्य उसमें है? यदि उसे करने की सामर्थ्य ही उसमें नहीं है तो सामने वाला भाई अगर कुछ कर रहा है, अगर कुछ कर रहा, मीनिंग देर भाई, धमकाने वाले ने जो करवाना उससे चाहा था वही कर रहा है वो, तो वो स्वेच्छा से कर रहा है या धमकाने से कर रहा है? ये थोड़ा विचार का विषय है। तब ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि वो स्वेच्छा से उस काम को नहीं कर रहा है बल्कि धमकाने के परिणाम स्वरूप कर रहा है। अरे भाई कैसे, जब इसमें ये क्षमता ही नहीं कि ये अपने कहे गए शब्दों को वो प्रभाव दे पाए जिस प्रभाव को आप उत्पन्न होने देना नहीं चाहते, तो ये कैसे माना जाए कि आपने उस प्रभाव को बचाने के लिए अमुक काम किया? ये तो आपने स्वेच्छा से किया, बेकार की बात है, क्योंकि धमकाने वाले में वो सामर्थ्य ही नहीं थी जिसके आधार पर वो काम हो सकता। हां, ये संभव है कि धमकाने वाला
दूर हो, लेकिन किसी एजेंट के माध्यम से वो अपनी धमकी को पूरा करा देने का सामर्थ्य ये रखता हो। ठीक है, ये संभव है। अब इन्होंने धमकी दी, लेकिन आप तक धमकी पहुंची ही नहीं, ये भी संभव है, तो भी ये अपराध नहीं हो सकता। यानी इस अपराध के घटित होने के लिए जरूरी क्या क्या है? धमकी दी जाए, सामर्थ्यवान के द्वारा धमकी दी जाए, और जिसे धमकी दी गई उस तक धमकी पहुंचे, और सामर्थ्यवान के द्वारा धमकी दी जाए। इस शब्द में यह समाहित है कि धमकी देने वाला अपनी धमकी पर कार्य करने की क्षमता और सामर्थ्य इससे युक्त हो, और उसकी धमकी का जो उद्देश्य हो वो दो में से एक हो। या तो यह हो कि सामने वाले को संत्रास कारित किया जाए, और या फिर यह हो कि उससे कुछ ऐसा करा लिया जाए जिसे करने के लिए वो विधिता बाध्य नहीं है, या उससे कुछ ऐसा करने का लोभ कारित करा लिया जाए जिसे करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है। यदि इन दोनों उद्देश्यों में से एक भी आप प्राप्त कर लेंगे, ये शब्द गलत है, इन दोनों उद्देश्यों में से किसी एक को भी करने का आशय मन में रखकर आप किसी को धमकाएंगे, तो इन दोनों उद्देश्यों को आप प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, इस बात का कोई अर्थ नहीं होगा। आप आपराधिक अविश्वास का अपराध करेंगे। हां, यह ठीक है कि अगर आप इन दोनों उद्देश्यों में से एक प्राप्त कर लेंगे तो आपके दंड की मात्रा बढ़ सकती है, और अगर आपने धमकाया और सामने वाला धमका ही नहीं, और इन दोनों उद्देश्यों में से कोई एक भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो भी दोषिता के बिंदु पर आप दोषी माने जाएंगे, किंतु आपको दिए जाने वाले दंड का विस्तार आपकी इस असफलता के कारण जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपको हुई है, ध्यान में रखते हुए आपके दंड का विस्तार ये डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि डेफिनेशन के प्रथम भाग में सिर्फ संत्रास कारित करना यही आशयित है। दूसरे भाग में उन्होंने जरूर कहा कि किसी काम को करवा लें आप, या किसी काम को जिसे करने के लिए वो आबद्ध नहीं है, ठीक है, उसे करवाएं, या आबद्ध है उसका लोभ करवा लें। प्रथम भाग में ऐसी कोई शर्त नहीं लगी है, वहां केवल संत्रास कारित करने की बात की गई है, लेकिन चूंकि मानवीय व्यवहार इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, तो मानवीय व्यवहार में यही है कि जब तक किसी व्यक्ति का कोई काम होता नहीं, या कोई किसी को किसी काम से विरत नहीं रखना चाहता, तब तक वो किसी को सिर्फ संत्रास कारित करने के लिए धमकी नहीं देता। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें बिना किसी काम को ध्यान में रख के सिर्फ व्यक्ति को संत्रास कारित करने के लिए धमकाया जा सके, तो सेक्शन अपने में संतुष्ट हो जाता है। हालांकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसी परिस्थिति मिलना कठिन है। संत्रास कारित हुआ नहीं हुआ, संबंधित व्यक्ति ने वो काम किया नहीं किया, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है आपराधिक अविश्वास के अपराध के गठन के लिए। हां, इतना जरूर है, जो कि हमने पहले भी कहा, कि धमकी देने वाला व्यक्ति उस काम को जिसे वो धमकी के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, अर्थात जिसे संबंधित व्यक्ति के मन पर विशेष प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए वो करने की बात कर रहा है, उसे करने की सामर्थ्य इस धमकाने वाले व्यक्ति में जरूर होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो फिर सामने वाला व्यक्ति उसी दशा में धमक जाएगा जबकि वो बेवकूफ हो या पागल हो। बच्चा कह रहा है कि हम तुम्हें घूसा मार के मार डालेंगे, आपको मालूम बच्चे घूसे कुछ नहीं होना, और फिर भी आप धमक गए,
तो भाई फिर तो आप पागल हैं यार, धमकने का नाटक कर रहे हैं। दो बातों के अलावा तो तीसरी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए यह जरूरी है कि जिस काम को करने की बात कही गई है, धमकी का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, उसे करने की सामर्थ्य कर्ता में अवश्य होनी चाहिए, चाहे स्वयं और चाहे किसी एजेंट के माध्यम से। यदि ऐसा है तो आपराधिक अविश्वास का गठन हो जाता है। कहता है, देखें, कहता है जो कोई किसी व्यक्ति के, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, यानी धमकी तीन में से किसी भी एक बात से संबंधित हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, यानी उसकी संपत्ति की बात नहीं की है उसने, ये ठीक है। उसने कहा जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, यहां संपत्ति गायब हो गई, ठीक है ना, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए। एक बात हो गई। या अब दूसरी बात शुरू हो रही, या उससे किसी ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप, कि हम अपनी धमकी पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिससे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है, वह आपराधिक अविश्वास का अपराध करता है। यह आपकी डेफिनेशन हुई। स्पष्टीकरण कहता है किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति कारित करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। अपने मृतक पूर्वजों की, ठीक है, ख्याति को, और आपका ख्याति हो सकती है, क्योंकि मृतक व्यक्ति की ना तो संपत्ति हो सकती। मैं कानून के दृष्टिकोण से मृतक व्यक्ति की संपत्ति तो उसके मरते ही उसके विधिक प्रतिनिधियों को चली गई, ठीक है। उसके अगर वसीयती उत्तराधिकारी है, उसने वसीयत करके वो मरा है, तो वसीयती उत्तराधिकारियों में तत्काल निहित कर गई। अगर निर्वसीयती मरा है तो उसकी जो व्यक्तिगत विधि है, उसका जो पर्सनल लॉ है, उसके मुताबिक जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे उनमें उसकी संपत्ति उसके मरते ही निहित हो गई। अगर वो भूमिधरी की संपत्ति यह भी रखता था, अर्थात वो भूमिधर था, तो भूमिधरी से संबंधित विधियों के आधार पर उसकी संपत्ति न्यागत हो गई होगी उसके उत्तराधिकारियों को, और कोई नहीं होगा तो राज्य को चली गई होगी। मृत व्यक्ति का शरीर तो बचा ही नहीं। मृत व्यक्ति का शरीर अंतिम संस्कार तक सुरक्षित है, उसके बाद तो ही नहीं। तो ना तो शरीर है ना संपत्ति है, तो ख्याति बची। और अपने पूर्वजों की ख्याति को सुरक्षित रखने में सभी का हित होता है, ठीक है। यह सभी की रुचि होती है, हित तो ना भी हो लेकिन रुचि तो होती ही है, ठीक है ना। इसीलिए उसने मृत व्यक्ति के संबंध में कहा ख्याति केवल, ठीक है, यहां शरीर या संपत्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। कहता किसी मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिससे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। मृत व्यक्ति की अगर वो जिसे धमकाया जा रहा वो मृतक से हितबद्ध है, तो उसे अगर क्षति कारित करने की धमकी दी जा रही है, उसकी ख्याति को, यानी मृतक व्यक्ति की ख्याति को, तो इससे कुछ भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ धमकी दी गई है उसकी ख्याति को क्षति कारित करने की, इससे कुछ करा लेने के लिए, जिसे करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या वो न कराने के लिए जिसे करने के लिए वैधिक रूप से हकदार है, तो इससे संत्रास हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि संत्रास वाला मामला अलग है और यह मामला अलग है। यद्यपि हमने कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से संत्रास भी कोई यूं ही कारित नहीं करता, वो बात ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब व्याख्या की जाएगी तो फिर व्याख्या यही है
कि अगर संतरास कारित करने का आशय भी आपके मन में था तो संतरास कारित हुआ या नहीं कारित हुआ ये इमेटेरियल हो जाएगा, ठीक है ना। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो बात यही कहनी पड़ेगी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो बात अलग हो जाती है कि संतरास भी कोई किसी को फ्री में कारित नहीं करता, ठीक है ना। तो यहां चूंकि मामला स्पष्टीकरण में दूसरे ढंग का है, इसलिए यहां पर सिर्फ इतना ही कहा उसने कि अगर धमकी दे रहा है मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षतिकारित करने की तो मामला इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। कहता है सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए खा को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खा के घर को जलाने की धमकी का देता है का आपराधिक अभित्रास का दोषी। क्या कह रहा है, सिविल मुकदमा तुम नहीं लाओगे प्रतिविरत रहने के लिए, ठीक है, सिविल का मुकदमा तुम नहीं लाओगे जबकि वो लाने के लिए वैध रूप से हकदार है। सिविल वाद लाने से प्रतिविरत रहने के लिए वो उसे उसके घर के को जला देने की धमकी देता है। जलाएगा नहीं जलाएगा, सिविल वाद आएगा नहीं आएगा, इस सब का कोई मतलब नहीं। आपने प्रतिविरत रहने के लिए धमकी दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। यह अपराध हुआ। आपकी किताबों में एक उदाहरण दिया है कि एक राजस्व ऑफिसर को धमकाया अभियुक्त ने, ऐसा आरोप है अभियुक्त पर, और इसलिए कि किसी इंप्लॉय का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करे। यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि जिस अधिकारी के ट्रांसफर के लिए धमकाने की बात की गई थी, ठीक है, यह राजस्व ऑफिसर उस ऑफिसर से हितबद्ध था, अर्थात इस राजस्व ऑफिसर का उसमें कोई रुचि थी। यह साबित नहीं किया जा सका, इस अपराध का गठन नहीं माना गया। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो उसमें कोई हित रखता ही नहीं, तो अगर फिर भी उसने ट्रांसफर किया या नहीं किया, ठीक है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसने ट्रांसफर किया या नहीं किया? वो धमकी के परिणाम स्वरूप था, वो तो उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है। आप तो यह कहा जा रहा कि दिल्ली में मिस्टर राम जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, उन्हें हम मार डालेंगे, भाई तो आप ये काम करो, तुमको मार डालो, हम क्या करें? भाई आप उसमें हितबद्ध होंगे मिस्टर राम में, तभी तो आप इस धमकी के परिणाम स्वरूप मेरे द्वारा आश्रित काम या तो करेंगे या आपको संतरासकारी, तो जो भी होगा ये होगा तो तभी जब मिस्टर राम से आपका कोई संबंध हो, नहीं तो आप कहीं मार डालो, हमें क्या है, ठीक है, जाओ मारो जाके। तो अपराधी का वित्रास कहां हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। ये एक बदतमीजी भरी बात हो सकती है, ये एक अवैध काम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं हुआ। और समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग नैतिक गलत और विधिक गलत इसके बीच अंतर नहीं करते। कल ही एक सज्जन हमारे पास आया, वो ये कह रहे थे कि घंटा घर पे हमें किसी ने नशीला पदार्थ खिला दिया, हम गिर गए, हमारी मोटरसाइकिल लेके कोई चला गया, उसका वीडियो हमारे पास है, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही। पहली बात तो तुम 100% झूठ बोल रहे हो, ये घटना ऐसे आई नहीं, और पुलिस बिल्कुल ठीक नहीं लिख रही तुम्हारी एफआईआर, क्योंकि घंटा घर पे व्यस्ततम चौराहा है, वहां कोई तुम्हें खिला देगा कुछ, तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारी मोटरसाइकिल कोई लेकर चला जाएगा, तो ये घटना अखबारों में जरूर आ जाएगी, क्योंकि शहर का व्यस्ततम चौराहा है वो, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता। और वहां सीसीटीवी नगर निगम की ओर से लगे हैं, तो ये घटना, और जो कि सिटी कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, सारे पुलिस अधिकारियों के पास उसका लिंक है। अगर ऐसा होता तो 10 मिनट में शहर में हंगामा हो जाता है, ये हुआ ही नहीं, ठीक है, इसलिए पुलिस इसे लिखेगी भी नहीं। अब तुम सही सही बताओ हुआ क्या है। अच्छा, फिर तुम बेहोश हो गए तो फिर
वीडियो कहां से आ गया ये बताओ। तो बोले हम शराब पी रहे थे बैठे किसी के साथ, और हमारी मोटरसाइकिल, तो हमने कहा फिर ये क्यों नहीं लिखते कि हम शराब पी रहे थे। ठीक है, शराब पीना नैतिक गलत होगा, विधिक गलत नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो शराब पीना नैतिक गलत और विधिक गलत में अंतर ही नहीं कर रहा है, तो उन्हें यह लग रहा है कि शराब पीना अगर हम लिखेंगे तो शायद मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो नैतिक गलत अलग बात है और विधिक गलत अलग बात है। हमने आपसे कई बार कहा कि विधिक गलत जो न्यूनतम सीमा है, जब उसका भी उल्लंघन आप कर देते हैं, मानवता की या मनुष्यता की या मनुष्यता की जो न्यूनतम सीमा हो सकती है, जब उसका भी उल्लंघन आप करते हैं तब आपने विधिक गलत किया है, ऐसा माना जाता है। और जो मनुष्यता की उच्चतम सीमा हो सकती है, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी आपने कर दी है तो आपने नैतिक गलत कर दिया है। तो दोनों बिल्कुल अलग बात है। जो कानून है उसका संबंध सिर्फ न्यूनतम गलत से होता है। तो अगर कुछ भी किसी को धमकाया गया है, हमने कहा कि मिस्टर राम को मत डालेंगे, अदरवाइज तुम ये काम करो, और तुम्हारा राम से कोई संबंध ही नहीं, तो तुम धमकोगे तो नहीं। और मेरे द्वारा किया गया यह कथन नैतिक दृष्टिकोण से भले ही गलत हो, लेकिन आपराधिक अभित्रास का अपराध गठित नहीं करता। इसलिए हमेशा जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो आप ये जरूर देखें कि डेफिनेशन संतुष्ट होनी चाहिए। कल हमें तो खूब गालियां मिली उसके बाद जब हमने वो वीडियो बनाया, तो हमने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे मेरे आकलन का विषय ही नहीं था। मेरा आकलन सिर्फ इस बात पर था कि कानूनी दृष्टिकोण से वो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण से उसमें कोई खामी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कानूनी दृष्टिकोण से उसमें खामी है, यानी यूजीसी ने जो विनियम बनाए उनमें कानूनी दृष्टिकोण से कोई खामी है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो, उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल दोनों होते हैं। ठीक है ना भाई, पार्लियामेंट्री कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल दोनों है। उसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल संसद ने नियम बनाए गए और संसद ने उन्हें असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, तो पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई ठीक है। अगर आपको लगता है पार्लियामेंट ने गलत किया तो चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, अभी तय हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल कंट्रोल भी उस पर आई है, अभी तय हो जाएगा कि जस्टिफाइड है या नहीं। लेकिन कोर्ट भी यह बताएगा कि कानूनी तौर पर बन सकता था या नहीं। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि समाज पर क्या असर होगा क्या नहीं होगा। ये तो लेजिस्लेचर, इसीलिए कानून बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई वो लेजिस्लेचर को दी गई। आवश्यकता है कानून की, नहीं है, इस सबसे न तो सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब होता है न मेरा है कि आवश्यकता थी, करे जरूरत क्या थी बना देने की। हमने कहा जरूरत थी या नहीं थी ये सोचना मेरा काम ही नहीं है। हम तो सिर्फ यहीं तक सीमित थे कि कानूनी तौर पर वो गलत नहीं है, जरूरत है नहीं है, ये सब तय करना लेजिस्लेचर का काम है। और इसलिए वो काम भी उन्हीं का है। तो जैसा होता है वैसे ही लोग ना सोचते हैं, ना उतना कहते हैं, ना मानते हैं। खैर वो कोई बात भी नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह आपराधिक अभित्रास है। और फिर वो कहता है कि अब दंड उसने बताने शुरू कर दिए कि जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये पहले कौन सा ऑफेंस था? 506 सबसेक्शन 1। ठीक है, पहले। अब जो 351 सबसेक्शन 2 है वो पहले क्या था? 506 सबसेक्शन 1। ये पैरा 1 कहने, सबसेक्शन शायद नहीं थे उसमें, पैरा था। ठीक है, 506 पैरा 1 ये था। और जो 351 सबसेक्शन 1 है ये पहले क्या था? 503। ठीक है ना, ये 503 था। और
पैरा 2 जो था वो अब क्या है, 351 सबसेक्शन 3 कहता है जो कोई मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदंड से, यानी अग्नि द्वारा विशेष तरीके से, या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की, ये नए जोड़े हैं, ये नहीं थे पहले, या किसी महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की, अभी इधर देख हिंदी में गलत लिखा है, और विद इम्प्रिजन, अच्छा, और इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू ए वुमन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट। अच्छा, किसी महिला पर को असतीत्व का, अस्तित्व का नहीं होगा, असतीत्व का लांछन लगाने की, ठीक है, धमकी के द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास, ठीक है। यानी आप किसी के घर में घुस गए और कहा हमको मार डालेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये काम करो, कहता है जो कोई मृत्यु की या घोर उपाधि कारित करने की, हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास है 7 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर असतीत्व का लांछन लगाने की धमकी के द्वारा आपराधिक अभित्रास करेगा। तो स्पेसिफाइड टाइप की धमकियां, अगर विशेष प्रकार की धमकियां जो गुरुतर या गंभीर मानी जाएंगी, उन्हें देने के माध्यम से आप 351 सबसेक्शन 1 में वर्णित प्रकार के काम या वर्णित प्रकार के लक्ष्य ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो सजा मिलेगी वो 7 साल तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से, और जुर्माना नहीं है, या है, क्योंकि मामला धमकी का ही है। ये सही है कि विशेष प्रकार की और गंभीर प्रकार की धमकियां दी गई, फिर भी मामला सिर्फ धमकी का है, इसलिए यह जुर्माना जोड़ देना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत धमकाया हो, वो धमकाई ना उल्टे उन्होंने तुम्हारे दो बहुत रौंद के जाने दिए हो भाई, तो तुम वहां भी पिटे, ठीक है, काम भी हुआ नहीं, और बाद में तो है जेल में भेजा जाए। तो हालांकि तुम एक बदतमीज आदमी हो, लेकिन तुम हो ना बदतमीज, हम तो नहीं है, यानी दंड व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था ये तो बदतमीज नहीं है। तो तुम्हारा दुर्भाग्य कि काम भी नहीं हुआ, 2 बेत भी खाए, ठीक है, और कुछ हो भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी चूंकि आपका आशय वैसा था तो आपको थोड़ा प्रसाद तो मिलना ही चाहिए, इसलिए फिर जुर्माना हो सकता देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे अब हो सकता धमकी काम में भी बदल गई हो, ये भी हो सकता है, या आश्रित प्रभाव काम में बदल गए, मीनिंग भाई धमकी के माध्यम से जो प्रभाव आप संबंधित व्यक्ति के मस्तिष्क पर उत्पन्न करना चाहते थे वो उत्पन्न हुआ हो, संभव है। और यदि ऐसा हुआ है तो फिर मामला थोड़ा गंभीर है, तो फिर 7 साल, और क्योंकि धमकी आपकी गंभीर प्रकार की थी और गंभीर धमकी का प्रभाव भी हुआ, तो फिर 7 साल या जुर्माना या दोनों, जैसी भी दशा हो, इस मामले में विवेकाधिकार न्यायालय को दिया गया और वो उस हिसाब से तय करेगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जो चौथा 351 सबसेक्शन 4 है, ये पहले 508 होता था, 507 होता था, ठीक है। अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूरा उधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह उपधारा 1 द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त, ठीक है, दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। शैल बी पनिश। सबसेक्शन 1 में तो कोई, सबसेक्शन 1 में कौन सा दंड है भाई? सबसेक्शन 1 में तो कोई दंड ही नहीं है। वो कहता whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication or having taken precaution to conceal the name or about the person from whom the
threat comes shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to the punishment provided for the offense. अच्छा ठीक है, for the, ठीक है, आपका वर्धित दंड दिया जाएगा, यानी 2 साल वो प्लस 2 साल यहां, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अनाम संसूचना द्वारा आपने अपने स्तर पर अनाम संसूचना भेजी थी कि दाऊद इब्राहिम की चिट्ठी आई, ठीक है ना। हालांकि दाऊद इब्राहिम तो अनाम कहां रही, तो नाम आ गया, ठीक है, कि हम फला फला कल्लू डकैत बोल रहे, इतने पैसे वहां दे जाओ, नहीं तो ये करेंगे, ठीक है। तो अनाम संसूचना आपने भेजी, लेकिन अनाम रहेगी क्योंकि प्रत्येक अपराधी यही मान के काम करता है कि उसके अपराध के कोई प्रमाण, साक्ष्य ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति नहीं किए जा सकेंगे। हर अपराधी तो नहीं, कई बार तो लोग डराने के लिए, आतंक कायम करने के लिए खुलेआम अपराध करते हैं, तो वो जानते भी हैं कि साक्ष्य भी प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उस अपराधी का भी जो मत होता है वो यही कि हमारे आतंक के कारण कोई साक्ष्य देने न्यायालय में जाएगा नहीं। तो कमोवेश यही कहा जा सकता है कि हर अपराधी ये मानकर चलता है कि उसका नाम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, नाम तो आ ही जाता है। तो आपने अनाम संसूचना द्वारा व्यक्ति को संतरास कारित करने के लिए धमकी देने का प्रयास किया था, या उससे कोई काम करवाने के लिए धमकी देने का प्रयास किया था, लेकिन अनाम रह नहीं पाए, आप खुल गए, ठीक है। या आपने अपना नाम निवास स्थान छिपाने के लिए कोई पूर्वावधानी, कोई प्रिकॉशन लिया था, लेकिन वो प्रिकॉशन काम नहीं आया, आपका नाम निवास स्थान सब खुल गया और आपका विचारण भी हुआ और अब दोषी भी हो गए, तभी तो दंड देने की पोजीशन आएगी, नहीं तो दंड देने की पोजीशन ही कहां आएगी। तब ऐसी दशाओं में आपको 2 साल जो आपराधिक अवित्रास, ठीक है, क्योंकि कहता है कि उपधारा 1 में वर्णित अपराध के लिए जो दंड है, तो उपधारा 1 में वर्णित अपराध आपराधिक अवित्रास का है, उसका दंड कहां दिया, 351 सबसेक्शन 2 में दिया, कितना दिया, 2 साल का। उसके अतिरिक्त 2 साल का दंड और मिलेगा, यानी 71 आ गया, 71 आ गया। जब आपका एक ही कृत्य, आईपीसी की धारा 71 जो अब कितनी हो गई, 9, सेक्शन 9 या 8 हुई है, 9 है, जो ये कहती कि आपका एक ही कृत्य विधि की 2 भिन्न परिभाषाओं में यदि अपराध गठित कर रहा है, तो जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो तब तक उससे गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, जितना दंड उन दोनों में से किसी एक काम के लिए प्रोवाइड है। यहां अन्यथा उपबंधित मिल गया, ठीक है ना, एक ही काम है, उस विधि की 2 भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध गठित हो रहा है। 351 सबसेक्शन 2 में भी गठित हो रहा, ठीक है, और 351 सबसेक्शन 4 में भी गठित हो रहा, अन्यथा उपबंधित मिल गया। वो कह रहा है कि 351 सबसेक्शन 1 में वर्णित अपराध के लिए जो दंड प्रोवाइड है उसके अतिरिक्त, यानी 2 साल वो प्लस 2 साल ये, 4 साल हो गया। इस दृष्टिकोण से भी ये महत्व की बात है कि अन्यथा उपबंधित न हो, उस शब्द का उदाहरण यहां मिला है, ठीक है ना। तो ये आपका आपराधिक अवित्रास का एक विशेष स्वरूप। अब कहता है जो पहले 504 था, ठीक है ना, अब वो 352 हो गया। कहता लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से साशय अपमान, आप अपमान कर रहे हैं, साशय कर रहे हैं। आशय क्या है, लोक शांति को भंग कराने के आशय से व्यक्ति को प्रकोपित करना, ये आशय। तो और चीजों को अभी ध्यान में नहीं लेते हैं, अभी तो सिर्फ हम एक बात कर रहे हैं कि ये ऑफेंस भी अपमान से संबंधित है और मानहानि भी अपमान से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों अपराध एक ही जाति के हैं, इनकी जाति, इनकी स्पीसीज एक ही है, अपमान दोनों में हो रहा है।
तो फिर फर्क कहां है? ठीक है ना, फर्क कहां है? यहां जब हम लोग पढ़ेंगे और जब मानहानि में पढ़ेंगे तो बाकी सब अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ कुछ लाइनें उद्धृत कर रहे हैं। वहां कहेगा जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रयित शब्दों के द्वारा, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रयित शब्दों के द्वारा अमुक अमुक प्रकार से व्यक्ति को अपमानित करेगा या उसे लोगों में परिहास का विषय बनाया जाए, यानी कुल मिलाकर वहां जो अप्रोच दिखाई देगी कानून की, वो अप्रोच ही दिखाई देगी, व्यक्ति समाज में हास्यास्पद हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए मानहानि का अपराध गठित हो, मानहानि के अपराध की बात कर रहा हूं, अभी अपकृत्य की बात नहीं की हमने। मानहानि का अपराध गठित हो, इसके लिए जरूरी यह होगा कि जो अपमानजनक वक्तव्य है इसको समाज के सदस्यों तक जाना जरूरी है, उसे समाज को पता लगना चाहिए। अगर समाज को वो शब्द पता नहीं लगे, यानी जिसका अपमान किया गया सिर्फ उसे पता लगा, तो मानहानि नहीं होती, क्योंकि मान दूसरों की नजर में है, अपमान अपनी नजर में है, वो मान की हानि है, यहां अपमान है। ठीक है ना, दोनों बातों में फर्क हो जाता है, इस फर्क को देखना पड़ेगा। और वैसे मुंह उठा के आपने कानून पढ़ लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो मूर्खता की बात है। ठीक है, वैसे तो सब पढ़ लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता, वो मान की हानि है और ये अपमान है। अपमान इंडिविजुअल होता है, आप जब स्वयं अपमानित अनुभव करते हैं तो आपका अपमान हुआ, भले ही दूसरों का मत यह हो कि यह अपमानित समझने योग्य बात ही नहीं थी, आपने गलत समझा। ठीक है, आपको अपमानित फील नहीं करना चाहिए था, ऐसा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप अपमानित अनुभव कर सकते हैं। तो यहां इस अपराध में जोर इंडिविजुअल पर है, जो प्रकुपित करने के लिए साक्ष्य अपमान कर रहा है, उसके द्वारा सिर्फ इतना किया जाना पर्याप्त होगा कि वो उन शब्दों को या उस आचरण को, क्योंकि शब्द या आचरण दोनों के माध्यम से ही अपराध हो सकता है, उस शब्द या आचरण को उस व्यक्ति तक सूचित कर दे, अर्थात पहुंचा दे, जिसे अपमानित करना आशयित है। बस इतना पर्याप्त है, अन्य किसी की जानकारी में उन शब्दों का या उस आचरण का आना ये कतई जरूरी नहीं है, वो एकदम गैर जरूरी है। हमने बंद कमरे में हैं इस आशय से कि हम आपको प्रकुपित करें और लोक शांति को भंग करवा दें। आपको अपमानित किया, अपमानित करने के तरीके अनेकों हो सकते हैं। ठीक है, आचरण से भी अपमानित हम कर सकते हैं, हालांकि व्यवहार में जो देखने को मिलता है वो गालियों से अपमानित करना ज्यादा होता है। ठीक है ना, लेकिन अन्य तरीके भी हो सकते हैं कि निकलो बाहर 20 जूते मारेंगे अभी तुम्हारे, ये भी हो सकता है, ये तो कोई गाली नहीं है। ठीक है, तो थूक दिया मुंह पे, ये भी अपमानित करना है, ये आचरण है, एक भी शब्द नहीं बोले हम। पकड़े बाल घोट दिए, किसी की छुट्टियां काट ली, बैठे ऐसे पकड़े फाट से उड़ा दी। आप अपमानित करने के तरीके तो बहुत होते, इसमें सिर्फ उसी व्यक्ति तक बात सीमित है, अन्य कहीं नहीं जा रही। लेकिन मान की हानि हमेशा दूसरों में है। तो मान हानि का जब साक्ष्य आपको देना है तो आपको यह देना है,
ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो ये कहें कि हम समाज के व्यक्ति हैं, और वो अपमानजनक वक्तव्य जो कि इनकी ओर से दिया गया ये हम तक आया, ये हम तक न सिर्फ आया बल्कि मेरी नजर में इनका व्यक्तित्व हास्यास्पद भी हो गया, तब मानहानि का गठन हुआ। यानी मानहानिकारक वक्तव्य का प्रकाशन इस प्रकार होना चाहिए कि वो वक्तव्य समाज तक या समाज के सदस्यों तक जाए। और 504 या 352 में जिस वक्तव्य की चर्चा हुई है वो वक्तव्य सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को सूचित होना पर्याप्त है जिसे इस प्रकार से प्रकोपित करने का प्रयास या प्रयत्न हुआ है। ठीक है ना। यहीं पर हम प्रारंभिक तौर पर अभी ज्यादा नहीं ले रहे, अकृत्य रूपी मानहानि और आपराधिक मानहानि, इसके बीच फर्क कर दें। आपको हमने कई बार कहा कि कुछ अकृत्य कहते हैं एक्शनेबल पर से हुए और वाद योग्य है, उनमें अतिचार है, उनमें मानहानि भी है, उनमें मानहानि भी है। आपने मानहानि करने का प्रयास किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं, सामने वाले की मानहानि हुई। आप बारात लेकर आए, शादी किए बिना लौट गए, आपने क्या सोचा था इससे हमें कोई मतलब नहीं, सामने वाले की मानहानि हुई है। ठीक है, क्योंकि बारात अगर बिना शादी के लौटेगी तो मानहानि होगी। मानहानि करना आशय था या नहीं था इस बात का कोई मतलब नहीं। यह एक्शनेबल पर से है, अकृत्य तो हो ही गया, कंपनसेशन के लिए वो अधिकारी हो गया। अब दंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस पर तय होगा कि बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द। ठीक है ना, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्द ये होने चाहिए। आशयित यानी साक्ष्य बोला जाना या साक्ष्य लिखा जाना ये जरूरी है, और वो समाज तक जाए ये भी जरूरी है, जबकि अकृत्य में ये जरूरी नहीं है। आपने आशयित मानहानि की यानी आशा साक्ष्य, आपने उन शब्दों का प्रयोग किया या उस आचरण को किया आपने, या बिना आशय के किया या बस किया, इस सब का कोई अर्थ नहीं। वो मानहानिकारक था या नहीं था डिसाइड यहां पर होगा। ठीक है ना। तो अकृत्य की मानहानि, आपराधिक मानहानि और अपमानजनक वक्तव्य जो इस सेक्शन की विषय वस्तु है, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। हालांकि अपमान ये तीनों में कॉमन है। ये तो ऐसा थोड़ी है कि एक जगह हो एक जगह ना हो, ये तो तीनों में कॉमन है। लेकिन फिर भी तीनों अपमानों में कोई फर्क है, और उस फर्क को जरूर देखना चाहिए। जब तक आपको वो फर्क दिखाई नहीं देते हैं कानून का मजा नहीं है, कानून का आनंद नहीं है। वो तभी है जब माइन्यूट अंतर, बिल्कुल महीन फर्क आपको दिखाई दे। यहां अपमानजनक वक्तव्य का है उस व्यक्ति तक पहुंच जाना पर्याप्त है जिसे प्रकुपित करना आशयित है, और प्रकुपित भी विशेष आशय से आप कर रहे हैं। वो लोक शांति को भंग कर दे, वो लोक शांति को भंग करेगा नहीं करेगा, प्रकुपित होगा नहीं होगा, इस सब का कोई मतलब नहीं। क्योंकि तुम प्रकोपन दोगे, वो लेगा या नहीं लेगा इसका कोई मतलब नहीं। प्रकोपन वो तभी लेगा जब वो हो, जब वही नहीं है तो प्रकोपन लेगा कौन? आप कहते हैं ठीक है मैं, और मैं की संस्कृत क्या अहम।
ठीक है, अगर आप अहम के साथ मौजूद हैं तो आप हैं, और अगर आप अहम के बिना मौजूद हैं तो आप सिर्फ हैं, ठीक है, लेकिन उस अर्थ में है नहीं है, उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में अपमान होने के लिए आपका होना जरूरी है। तभी तो कबीर कह रहे कि जब हरि थे, जब मैं था तब हरि नहीं, क्योंकि जब एक ही तो रह सकता है, या तो आप रह सकते हैं या हरि रह सकते हैं। अब हरि हैं, मैं ना है, क्योंकि अब तो ये पता लग गया है ना, सब अंधियारा मिट गया, ठीक है। जब दीपक देखा माए, जब हमने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता यह लगा कि हरि ही हैं, हम तो हैं ही नहीं, ठीक है। यानी कबीर अपने को अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ मान रहे हैं, अस्तित्व के भाग के रूप में कबीर है। कबीर अलग से मौजूद ही नहीं है, और जो कबीर अलग से मौजूद ही नहीं है तो कबीर का अपमान कोई कर कैसे लेगा? भाई कबीर का अपमान हो इसके लिए कबीर मौजूद हो तभी तो होगा। कबीर है ही नहीं, हरि ही है, तो कबीर तो खत्म हो गए। इसीलिए कहते हैं ना, उन्होंने महामृत्यु को प्राप्त कर लिया, अब कोई मृत्यु नहीं होने वाली। अब जब बचे ही नहीं तो फिर कौन सी मृत्यु होगी, ठीक है ना। तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम ये है ही नहीं, इसलिए शिशुपाल कोई अपमान नहीं कर सकता कृष्ण का। जब वो होंगे तभी तो करोगे, ठीक है, उसका होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए जिसे आप प्रकुपित करने का प्रयास कर रहे हैं वो हो तो, इसीलिए बुद्ध को लोग गाली दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं, वो नहीं होते प्रकुपित, लेकिन वो प्रकुपित नहीं हुए, इससे ये व्यक्ति क्षमा के काबिल नहीं हो गया, ये तो धूर्त और दुष्ट ही, बुद्ध इसे क्षमा कर दें। लेकिन राज्य वो तो क्षमा नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि राज्य तो व्यवस्था का नाम है। आज इतना बुद्ध को गाली बकी है, तो बुद्ध तो नहीं थे, अब वो जब बुद्ध थे ही नहीं तो उनका अपमान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये समाज में अधिकांश होंगे मतलब वो अपने ईगो को, अपने अहम को, अपने मैं को लिए हुए होंगे, जब ये उन्हें गाली देगा तो इसे मारेंगे और लोक शांति को भंग करेंगे, ये राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध होगा, इसलिए बुद्ध इसे क्षमा करें। लेकिन इस व्यक्ति को राज्य क्षमा नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने ये सेक्शन बनाया है। ये सेक्शन क्या कहता है, इस पर विस्तार से कल बात करेंगे, देखें।